हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हम किस फील्ड में करें, किस तरीके से करें कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग पैसा तो लगाते हैं लेकिन उतना रिटर्न नहीं मिल पाता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि रिटर्न हमको ज़्यादा कैसे मिले। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग दोस्तों बहुत तरह के होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। मैं आपको आज सारा डिटेल में बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग के कितने पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है गोल्ड, जिसके बारे में अमूमन सभी लोग जानते हैं। गोल्ड में लोग लोकल सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। हमारी घर की औरतें सबसे पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। दूसरा हो गया स्टॉक्स। तीसरा हो गया रियल एस्टेट। चौथा हो गया ईटीएफ। पांचवा हो गया म्यूचुअल फंड। इतने सारे में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी फंड्स है जिसके बारे में कि आप बढ़िया तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक्स, कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में लोग जानते ही नहीं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, और जो जानते हैं वो करते नहीं हैं। तो आज हम कोई अच्छी तरह से समझेंगे कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। पहले ये है क्या, वो समझ लेते हैं। स्टॉक्स जो है दोस्तों, वो कोई एसेट नहीं है, ये एक बिजनेस है। जिसे कि हम और आप अच्छी तरह से समझ जाएं तो इससे ज़्यादा पैसा कहीं बन ही नहीं सकता है। सबसे पहले हम स्टॉक्स को समझेंगे कि स्टॉक्स को अगर हमको फाइंड करना है तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमें देखना चाहिए मार्केट कैप। मार्केट कैप कि किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें दोस्तों तो हमको उसका पहले फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या करती है। अगर हमने देख लिया कि कोई कंपनी अगर टायर बना रही है तो उसके बारे में हम लोग अच्छा से उसके रिसर्च करेंगे कि ये टायर बना रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या कर रही है, इसको कुछ मिल भी पा रहा है कि नहीं, कंपनी कितनी पुरानी है। ये सब चीज़ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग को देखना है कि कम से कम अगर किसी स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए। कम से कम वो कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए। और फंडामेंटल और चार्ट पैटर्न के बेसिस पे वो हर एक साल धीरे 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 ऊपर जानी चाहिए। ये नहीं कि उसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा हो, एक बार ऊपर जाए या नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए। ऐसे स्टॉक्स को हम लोग को फाइंड ही नहीं करना है। हम लोग को ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना है धीरे 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 ऊपर जाए। ऐसा नहीं कि पूरा उछल कूद हो, ऐसे स्टॉक्स को कभी फाइंड ही नहीं करना है। तो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कैसे करेंगे वो आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है। दूसरा हम लोग को ये देखना है कि उसका पीई क्या है। पीई का मतलब ये हो गया दोस्तों कि प्राइस अर्निंग रेशियो, कि ये अपने प्राइस से ज़्यादा पे तो नहीं मिल रहा है या कम पे तो नहीं मिल रहा है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या होना चाहिए। तो इसका एक्चुअल प्राइस कम से कम 12 से 15 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। 12 से अगर 15 के बीच में है तो ये अच्छा स्टॉक प्राइस माना जाता है। 12 से 15 के बीच में आप पीई का अच्छा मान सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको इंडस्ट्री पी देखना है। आपको इंडस्ट्री पी देखना है। ठीक है, ये 12-15 का तो स्ट्राइक प्राइस सही है कि आप इसके बीच में ले सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर इसका इंडस्ट्री पी अगर 97 का चल रहा है और ये हमारा स्टॉक्स अगर
50 या 55 के बीच में मिल रहा है, तो ये नहीं है कि मतलब 12-15 पर ही मिले तो वो अच्छा है। अगर कंपनी बढ़िया होगी और अगर ग्रोथ उसके पास ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्रयास करे कि आपको स्टॉक का पी जो है इतना पे ही मिले, क्योंकि 12-15 का पी जो रहेगा अच्छा रहेगा। बाकी तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स है जो कि ऊपर है और उनका पी हाई होगा, उससे कोई बहस नहीं है। आपको पी देखना है, लेकिन इंडस्ट्री पी के हिसाब से ही पी आपको देखना है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोग को ये देखना है कि कंपनी कर्जे में तो नहीं है, क्योंकि अगर कर्जे में है तो जो कमाएगी सब अपना वो कर्जे चुकाने में ही लगा देगी, इसलिए कर्जे पे ध्यान देना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कर्ज, इस पे डेप्ट कितना है। डेप्ट के बारे में देखिए दोस्तों, कम से कम इसका डेप्ट इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, या 0.9 हो, 0.8 हो, 0.5 हो या 0.4 हो, 1 से कम होना चाहिए। 1 से ज़्यादा डेप्ट को अच्छा नहीं माना जाता है, 1 से कम हो तो उसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि डेप्ट फ्री कंपनी रहेगी तो जो भी कमाएगी वो अपने ग्रोथ में लगाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले डेप्ट पे ध्यान देना है। आगे दोस्तों हम लोग को आरओई देखना है। आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है दोस्तों कि इसका आरओई कितना है। रिटर्न ऑफ इक्विटी का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर हमने इस कंपनी में 100 रुपया लगाया तो हम लोग को रिटर्न कितना आ रहा है। अगर हम लोग को 100 रुपया लगाने के बाद दोस्तों हम लोग को इस पर 10 रुपया मिल रहा है तो इसका आरओई होगा 10%। अगर 20 हो रहा है तो होगा 20%। लेकिन एक अच्छा आरओई माना जाता है दोस्तों कि उसका कम से कम 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर 25 से 30 के बीच में है दोस्तों तो उसका आरओई बढ़िया माना जाएगा। इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि आरओई कभी भी चेक करना है तो 25 से 30 के बीच में हो, तब उसका आरओई अच्छा माना जाएगा। आरओई के बाद दोस्तों हम लोग को देखना है कि हम लोग को ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब हो गया दोस्तों अर्निंग पर शेयर। मतलब हम लोग को 1 रुपया कमाने में कितना रुपया देना पड़ रहा है। अगर हम 1 रुपया इसमें किसी स्टॉक्स में लगाते हैं तो हम लोग को 1 रुपया कमाने पर हम लोग को उसमें कितना रुपया लगाना पड़ रहा है, उसे अर्निंग पर शेयर बोलेंगे। अर्निंग पर शेयर दोस्तों आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन इसका मिनिमम कम से कम दोस्तों 25 होना चाहिए। 25 से 50 के बीच में अच्छा माना जाता है अर्निंग पर शेयर। इसके लिए आप इस ईपीएस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर आपका कितना जा रहा है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे कि डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या होता है दोस्तों। डिविडेंड जो कंपनी साल में कमाने के बाद जो प्रॉफिट करती है उसमें से एक हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को देती है। जिसे डिविडेंड कहा जाता है। ये डिविडेंड है किसी परसेंटेज में हो सकता है, या 1% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, या 25% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी जिस हिसाब से अपना ग्रोथ दिखाएगी वो एक हिस्सा वो डिविडेंड के हिसाब से भी अपने शेयर होल्डर को दे देती है। ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी कितना डिविडेंड आपको दे रही है। ये मिनिमम 1% भी होता है। मिनिमम कितना कंपनी है कि जो ज़्यादा डिविडेंड ही देती है, वो आगे हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। अभी फ़िलहाल इसी को समझ लेते हैं। तो डिविडेंड का परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। इससे आपका पर शेयर का हिसाब से आपको, जैसे इस साल आपका शेयर का कीमत है 100,
इस साल आपका कंपनी का इनकम है 100 रुपया और कंपनी आपको 2% डिविडेंड दे रही है, तो आपका अर्निंग पर शेयर हो गया प्रॉफिट 2 रुपया डिविडेंड। अगर 5 साल 10 साल के बाद आपकी कंपनी 1000 की हो गई, स्टॉक्स का प्राइस आपका 1000 हो गया, तो आपका इसका 2% मिलेगा। 1000 का 2% जो होगा दोस्तों वो आपको मिलेगा, मतलब स्टॉक्स का प्राइस जितना बढ़ेगा डिविडेंड आपको उतना मिलेगा। इस पर दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि बुक वैल्यू उसे कहते हैं दोस्तों बुक वैल्यू उसे कहते हैं दोस्तों जो आपकी कंपनी लायबिलिटीज को कर्जा चुका करके प्रॉफिट में आती है, तब आप जो आपके पास एसेट बचता है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपके पास बुक वैल्यू 10 का होना चाहिए, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। कभी अगर ये फ्यूचर में अगर स्प्लिट देती है तो आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो उसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। इसके लिए कम से कम अगर आपके पास फेस वैल्यू तो 10 का होना चाहिए दोस्तों, इस पर आप ध्यान देंगे। ये बुक वैल्यू हो गया। तो हम लोग दोस्तों सारे चीज को समझ चुके हैं। अब समझना है कि कंपनी क्या होनी चाहिए, कितनी बड़ी कंपनी हो चाहिए। इतना तो आप समझ ही गए, तो आप तो प्रयास करेंगे कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो आइए दोस्तों उसके ऊपर भी हम लोग आज बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन किस कंपनी का कितना होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप की मतलब हो गई दोस्तों कि जिस कंपनी की वैल्यू कम से कम 20,000 करोड़ से ऊपर हो। बीस हजार से करोड़ ऊपर हो। मिड कैप की वैल्यू दोस्तों 5,000 से लेके 10,000 के बीच हो। जिस कंपनी की वैल्यू 5,000 से लेके 10,000 करोड़ के बीच हो उसे हम लोग मिड कैप कंपनी कहते हैं। जो स्मॉल कैप, जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के बीच में हो उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। ये तो हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कि किस कंपनी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कौन कंपनी कितनी। अगर 20,000 करोड़ से ऊपर की है, अगर लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, तो वो लार्ज कैप में आएगी। 20,000 करोड़ से अगर नीचे उसकी वैल्यू की कंपनी है तो वो मिड कैप में आएगी। अगर 100 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में है तो उसे स्मॉल कैप माना जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि लार्ज कैप कंपनी हमारे देश में कितनी है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों स्टॉक मार्केट में 6,000 कंपनियां लिस्ट हैं। तो 6,000 कंपनियां में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो हम बताएंगे कि किस में इन्वेस्ट करना है। तो 6,000 कंपनियां में से आपको इसको फाइंड करने के लिए आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपको इनसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो जो चीज़ के बारे में बताया है आप उस पर नोटिस करेंगे, तो आप इनमें से स्टॉक्स को फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि लार्ज कैप में कितनी कंपनियां आती हैं। लार्ज कैप कंपनियां जो 100 कंपनियां जो हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, ओनली 100। मिड कैप कंपनियां जो 100 से लेकर 250 के बीच में आती हैं उसे मिड कैप मानते हैं। और जो 250 के बाद जो 6,000 तक आती हैं
उसे हम लोग स्मॉल कैप मानते हैं। इतनी कंपनियां, जो कंपनियां 100 के बीच में आ रही हैं वो लार्ज कैप है। जो कंपनियां 100 के बाद हैं, 250 के बीच में हैं, उसे हम लोग मिड कैप मानते हैं। और जो 250 के बाद हैं, 6000 के बीच में हैं, उन्हें हम लोग स्मॉल कैप मानते हैं। ये सारी कंपनियों का डिटेल हो गया। आज हम लोग अब कुछ कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। लार्ज कैप में जैसे आप लोग मान लेते हैं इन्फोसिस, ओएनजीसी, टाटा मोटर, रिलायंस, ये सब जो कंपनियां हैं दोस्तों वो लार्ज कैप में आती हैं। ये सब इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आती हैं। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। ऑयल इंडिया, बीएससी, मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट पावर, सेल अथॉरिटी, ये सब जो कुछ कंपनियां हैं दोस्तों ये मिड कैप में आती हैं, अच्छी कंपनियां हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप की, जिसमें आती हैं सीएससी, आईडीटीएक्स, एमसीएक्स, तेजस नेटवर्क, पिरामल इंटरप्राइजेज। ये सब कुछ कंपनियां हैं दोस्तों जो कि इस सेगमेंट में आती है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दिया हूं कि आप लोग समझ जाएं कि किस कंपनियां का क्या है, क्योंकि अब समझेंगे नहीं तो आप इसमें काम कैसे करेंगे, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं दोस्तों जिस भी इस तरह से काम करती हैं। ये इन्फोसिस हो गया, ओएनजीसी हो गया, टाटा मोटर हो गया, रिलायंस हो गया, ये लार्ज कैप में आती हैं। मिड कैप में ऑयल इंडिया हो गया, बीएससी हो गया, मैनकाइंड हो गया, टोरेंट पावर हो गया, सेल अथॉरिटी हो गया। स्मॉल कैप में आते हैं तो सीएससी हो गया, आईडीटीएक्स हो गया, एमसीएस हो गया, तेजस नेटवर्क हो गया, पिरामल इंटरप्राइजेज हो गया। ये सब जो कंपनियां हैं दोस्तों ये अपने अपने फील्ड की मास्टर हैं। ये स्मॉल कैप के मास्टर हैं, ये मिड कैप के मास्टर हैं, लार्ज कैप के मास्टर हैं। ये सब अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं। अब आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आप किस में जाना चाहते हो। क्या आप लार्ज कैप में जाना चाहते हो, क्या आप मिड कैप में जाना चाहते हो, क्या आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हो। ये डिपेंड आप पे करता है, आप कितना रिस्क ले सकते हो दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि रिटर्न की संभावना किस में कितना है, किस सेक्टर में या किस मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में किस में आरओई अच्छा है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। लार्ज कैप की आरओई दोस्तों 12% से लेकर के 15% के बीच में होती है, या 18% भी हो सकती है। ये इसके बीच में इसकी आरओई होगी। मिड कैप की बात कर ले दोस्तों तो इसका 50% से लेके 100% के बीच में हो सकती है। अगर अच्छा सेक्टर चल रहा हो, बढ़िया समय हो, तो 50 से 100 के बीच में इसकी रिटर्न इक्विटी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती है दोस्तों उसका रिटर्न 100 से 500 के बीच में होगा। 100 से 500% के बीच में हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं स्मॉल कैप के बारे में, मिड कैप के बारे में और लार्ज कैप के बारे में। अब ये आपको सोचना है दोस्तों कि आप किस में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको कम रिस्क के साथ चलना है दोस्तों तो आप लार्ज कैप के साथ चले जाइए, आपको 12 से 18% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप के साथ चले जाइए,
आपको 50 से 100% का रिटर्न मिलेगा, और आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में चले जाइए, आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्मॉल कैप में आपकी पैसा डूबने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है, जिसकी कंपनी की 100 से 500 करोड़ के बीच में होती है। तो इसमें क्या होगा, तो आप कभी भी अगर नए आदमी आप लोग हैं तो आप लार्ज कैप में ही जाना चाहिए आपको, और अगर उससे भी आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है तो आप मिड कैप में जाइए, लेकिन ज़्यादा चांस आप रखें कि स्मॉल कैप में आप ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी ताज़ा तरीके के साथ। चलिए।